हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कंपनी का नाम बताऊंगा और उसका एनालिसिस करके बताऊंगा कि कैसे हमें इस कंपनी को एनालाइज करना है और कितना अमाउंट हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। तो ये कंपनी का पहली बार जिक्र मेरे सामने हुआ था जब CNBC आवाज़ पर एक एंकर ने इस कंपनी का नाम बताया था और बताया था कि HDFC म्यूचुअल फंड ने इसमें अच्छी खासी हिस्सेदारी खरीदी है। तो इस कंपनी का नाम है द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। नाम से ही हम समझ गए होंगे, स्क्रीन के सामने आपके ये एनिमेशन चल रहा है जिसके अंदर ये बताया है कि शिपिंग कंपनी है और ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करती है। ये ऑयल टैंकर है जो कि हमें बताया गया है, इससे क्रूड ऑयल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है और ड्राई और वेट दोनों ही बल्क गुड्स जो है इसके थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। $800 मिलियन की कंपनी है, 46 वेसल्स हैं, 33 टैंकर्स हैं और 13 ड्राई बल्क कैरियर, मतलब सॉलिड गुड्स को ये लेकर जाते हैं। मालवाहक जो भी शिप्स हैं ये हैं इस कंपनी के पास में। तो इसके पास में जो टोटल फ्लीट है ये है लगभग लगभग 46 वेसल्स की। और इस कंपनी का जो मैंने आपको बताया है कि जो पहली बार मुझे सुनने में आया था वो आया था CNBC आवाज़ के थ्रू। तो इसके अंदर मैंने क्या किया था कि इसको टेस्ट करने के लिए मैंने इस कंपनी के कुछ शेयर्स परचेस किए थे। जैसे 10 शेयर्स मैंने 316 की एवरेज प्राइस से परचेस किए थे एंड देन उसके बाद मैंने उनको सेल कर दिया था 367.85 की प्राइस पे। टोटल मुझे प्रॉफिट हुआ था इसके अंदर 510 रुपीज़ का। तो 10 शेयर के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया था। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 316 से लेके 367, तो लगभग लगभग आप मान लीजिए 50 पॉइंट का डिफरेंस आ गया है, मतलब 51 पॉइंट्स का। तो ये यहाँ पे आपको 510 रुपये मिल रहे हैं। तो ये केवल 10 क्वांटिटीज़ के ऊपर आया है। जो करंट मार्केट प्राइस है इसका अगर हम देखेंगे तो 384.55 है। और मैं इसके आर्ली चार्ट्स को देखता हूँ तो आर्ली चार्ट के ऊपर जो है 385 लगभग है और इसका पीक था 417 का। मेरा बाय प्राइस समवेयर यहाँ पे था, इस टाइम जोन के आसपास था। तो इस कंपनी का जो है अगर मैं फंडामेंटली चेक करता हूँ इसको, तो यहाँ पे ज़ेरोधा का डीमैट के अंदर यहाँ पे फंडामेंटल्स का टैब है। इसके अंदर इवेंट्स के अंदर मैं जाऊँगा और देखूँगा कि क्या है। तो यहाँ पे इसका अर्निंग रिलीज़ हुआ था अभी 7 को। 7 मई के बाद इसके अंदर थोड़ा सा डाउन साइड आया है। तो मैंने इसका चेक करा है कि अर्निंग कैसा है। तो अर्निंग यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर चेक करा है इसका। तो टोटल इनकम के अंदर रिडक्शन हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर रिडक्शन हुआ है। टोटल इनकम के अंदर 31% का रिडक्शन आया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो काफ़ी रिड्यूस हुआ है। बट स्टिल प्रॉफिट तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। टैक्स के बाद में बहुत सारी कंपनी नेगेटिव प्रॉफिट के साथ में जा रही हैं ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड, बट अभी इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट हो भी रहा है और ओवरऑल मुझे लगा है मतलब ठीक ठाक रहा है इसका रिजल्ट, इतना बेकार भी नहीं रहा है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बड़ी है पहले से। पहले जो अदर इनकम का कंपोनेंट है बैलेंस शीट के अंदर वो ज़्यादा था और रेवेन्यू भी ज़्यादा था। तो मार्च क्वार्टर में 809 करोड़ का रेवेन्यू था और 2020 में, और 2021 में 577 करोड़ का है। इस फिर मैं देखता हूँ कि टोटल इनकम है लास्ट ईयर मार्च 2020 में थी 916 की, इस बार 626 करोड़ है जो कि कम है। बट क्वार्टर एंड क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर से अगर मैं चेक करता हूँ तो दिसंबर क्वार्टर से इस क्वार्टर के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, कुछ 40-50 करोड़, मतलब सॉरी 70 करोड़ के लगभग डिफरेंस आया है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जो कि एम्प्लॉय एक्सपेंसेस जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। टोटल एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट लगभग सेम है, बट जब रेवेन्यू ज़्यादा था तब एक्सपेंसेस ज़्यादा थे। इसके अंदर अदर एक्सपेंसेस हम देखें तो लास्ट ईयर के पहले वाले क्वार्टर के अंदर ये 423 करोड़ के अदर एक्सपेंसेस थे और इस बार 113 के। तो ओवरऑल जो लास्ट 3 क्वार्टर हैं इसके अंदर अदर एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा नहीं है, तो ठीक है, मैनेजेबल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट सेम है, जब ज़्यादा इनकम हुई थी तब कम था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ा ही है। फिर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स भी 3 क्वार्टर के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो कि इस क्वार्टर के अंदर थोड़ा सा कम आया है। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर जो आया है
बेस ईयर का 144 करोड़ है, जो कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से कम रहा होगा, बट स्टिल प्रॉफिट है। तो ओवरऑल बैलेंस शीट ठीक ठाक है इस कंपनी का मैंने ये जो रिजल्ट आया है उसके बाद से ये है। फिर डिविडेंड जो डिक्लेरेशन हुआ है देखते हैं वो क्या है। डिविडेंड ऑफ 9 पर इक्विटी शेयर, 9 रुपये का डिविडेंड ये देंगे। तो प्राइस के अंदर जब भी कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो प्राइस के अंदर करेक्शन आता है। तो नो डाउट इस कंपनी के अंदर भी इसी कारण से एक करेक्शन आया है। वैल्यू रिसर्च पे आपका अकाउंट होना चाहिए। मेरा अकाउंट है एक सूडोनिम से, और आप भी अपना एक कोई से भी नाम का एक अकाउंट बना सकते हैं वैल्यू रिसर्च पे, ताकि आप उसको एनालाइज कर पाएँ। और यहाँ पे सर्च बॉक्स में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग आप जैसे ही नाम डाल देंगे वो स्टॉक्स के अंदर शो करेगा। तो मैं देखूंगा 1948 के अंदर जैसा देश आज़ाद हुआ था उसके ही आसपास, मतलब 1947 के अंदर हुआ था, 48 के अंदर हम देख पा रहे हैं कि कंपनी जो है कि एस्टेब्लिश हो गई थी। फ्रीट वाटर ट्रांसपोर्ट, जो वाटर सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्टेशन की वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब की फैक्ट्स के अंदर हमें चेक करना है। जैसे बैलेंस शीट तो मैंने इकोनॉमिक टाइम्स से सिंपल टर्म्स में चेक कर ली है, और 2-3 सोर्सेज से मैं और चेक करता हूँ ताकि जो भी डेटा है वो आसपास रहे। बहुत ज़्यादा डेटा के अंदर वेरिएशंस होंगे तो हमें एनालाइज करने में प्रॉब्लम होगी। तो मार्केट कैप है 5,606 करोड़ का, और रेवेन्यू जो है 3,605 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं कि 65 to 70% जो है मार्केट कैप का, वो रेवेन्यू ही मतलब उतना है इस कंपनी का। तो विच इज़ अ मेजर प्लस कि रेवेन्यू इतना ज़्यादा है कंपनी का। बट देन अगेन उसके बाद अर्निंग्स है 818 करोड़ की, टोटल डेट है 5,000 करोड़ का। तो जो इतना हाई रेवेन्यू है इसका टोटल डेट ऑफसेट कर देता है इस प्लस फैक्टर को, क्योंकि इसकी जो डेट है, डेट मतलब जो लोन लिया है कंपनी ने, इसका इंटरेस्ट भी पे करना होता होगा कंपनी को। इसलिए 6,000 करोड़ का इंटरेस्ट, मतलब 5,276 करोड़ का इंटरेस्ट भी कुछ अच्छा खासा ही आता होगा। कंपनी के पास में कैश इतना पड़ा हुआ है, इसका भी इंटरेस्ट अर्निंग होती होगी, या ये लोन के सॉफ्ट लोन के द्वारा भी इंटरेस्ट अर्न होता होगा, या फिर बैंक्स के अंदर ये रखा होगा तो इसमें कुछ जो इंटरेस्ट आता होगा वो इस इंटरेस्ट को काउंटर करता होगा, और जो अर्निंग्स होती होंगी उससे कैश फ्लो जो डेट पे करने में जाता होगा। ठीक है, रेवेन्यू तो काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का ये साल भर का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। मतलब कंपनी के पास कैश आ रहा है और जैसे चाहें उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और टोटल कंपनी में का जो फ्लोट है शेयर्स का, मतलब डिमांड केवल 14 करोड़ 59 लाख शेयर्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि कुछ कुछ कंपनी के हज़ार हज़ार करोड़ शेयर फ्लोट कर रहे हैं। तो इसका जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो बहुत ही अच्छा इसका प्राइस हमको देखने को मिलेगा। और नेट प्रॉफिट जो है इस कंपनी का 10 ईयर्स के अंदर आप देखेंगे तो 4,500 करोड़ का इन्होंने दिया है, जो कि मार्केट कैप करंट है इसका 5,500 करोड़ का। अगर यही रेट रहेगा कंपनी का प्रॉफिट डिलीवर करने का, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये शेयर डबल होने वाला है, डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम आज थोड़ा लॉन्ग टेन्योर के हिसाब से भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। प्राइस टू बुक बहुत कम है इसका, एक भी नहीं है। मतलब वैल्यू जो है इसकी बहुत कम है, मतलब कायदे से ये 400 रुपये के ऊपर का शेयर होना चाहिए था। तो अभी भी इसके अंदर हेडरूम बहुत है, मतलब 450 तक बहुत इजीली पहुंच जाएगा ये। तो पी हो जाएगा ये। और प्राइस टू अर्निंग भी बहुत कम है, 6 टाइम्स ही है। इसका मतलब ये है कि 6 साल में अब 384 रुपीज़ हमें कंपनी दे देगी अगर करंट रेट से इसने पैसे कमाए। जैसे 140 करोड़ रुपए या 150 करोड़ रुपए का एवरेज इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहता है, तो 6 साल में आपका पैसा फ्री हो जाएगा 384 रुपीज़। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या इसके रेशियोज़ हैं, और इसके ऊपर डेट कितना है, और डेट के साथ में इसका रेवेन्यू स्ट्रक्चर कैसा है। और इसी के साथ साथ हमने इसकी इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर बैलेंस शीट भी देख ली है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट कैसा रहा है इसका। तो इन ऑल इन नटशेल अगर मैं देखूं तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी है, प्राइस मूवमेंट अच्छा आता है इसके अंदर, क्योंकि मैंने पर्सनली खुद भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया था, और वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी बताया है। और उसके अंदर इसके अलावा भी यहाँ पे हम देखेंगे तो इसके HDFC ट्रस्टी कंपनी है ना, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, ये जो है इसके अंदर मार्च क्वार्टर में 6.62% का हिस्सेदारी खरीदा है।
और ये जो है पब्लिक कैटेगरी से है ख़रीदा है, तो आप इसका जो है शेयर होल्डिंग परसेंटेज भी आप देख सकते हैं। SBI म्यूचुअल फंड ने भी इसके अंदर परसेंटेज बढ़ाया है, जो कि मार्च के अंदर ही आया है। फिर और भी दूसरी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपना अपना परसेंटेज, ये है UTI ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड, इन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। ICICI ने रिड्यूस किया है, और यहाँ पे एक प्रमोटर हैं, ये 2 प्रमोटर्स हैं जिनका डिस्क्लोज हुआ है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। फंड जो इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं, ये भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितने कितने फंड्स हैं। तो यहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड ने बढ़ाया है इसका हिस्सेदारी, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है हमको ये मार्च क्वार्टर में। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं वैल्यू रिसर्च में ओनरशिप में आके कि कितना कितना ओनरशिप है। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग लेंदी होता जा रहा है, क्योंकि हम एक एक करके सारी चीज़ एनालाइज कर रहे हैं इस कंपनी के बारे में, तो इसीलिए बढ़ रहा है। और ये है इसके अंदर सेल, जो सेल ऑर्डर्स लगे थे, तो ये गोपाल जी करके हैं, इन्होंने सेल ऑर्डर इनसाइडर, जो ये कंपनी का ही पार्ट है, इन्होंने सेल ऑर्डर मार्केट से सेल किए थे शेयर्स को। तो पर्सनल रिक्वायरमेंट या कोई भी उनकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उनको कुछ ऐसी मिली होगी जो उन्होंने सेल किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो से हम देखेंगे कि जो प्राइस है, प्राइस सबड्यूडेड है इस कंपनी का, अर्निंग्स ठीक ठाक हैं, डेट ओवरऑल बैलेंस कंपनी है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, कम रेट पे हमें मिल रही है। बट अब एक चीज़ हमें ध्यान मॉनिटर करना पड़ेगा कि इसका डेट लेवल है जो कि बहुत ज़्यादा इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर में लॉस या कम प्रॉफिट शो करती है तो हमें थोड़ा केयरफुल होना है, और जब नीचे आए तब कम कम क्वांटिटी में ऐड करते जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्राइस मूवमेंट में ये कंपनी का वेबसाइट है ग्रेडशिप। और भी आप अगर इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है ही आपका, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी पूछ सकते हैं। ये क्योंकि मैं कंपनी के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ और मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, और मेरा इंटरेस्ट भी है इस कंपनी के अंदर, तो मैं फ्यूचर में भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। इसलिए मेरी राय रहेगी कि आप अपने एडवाइज़र से पूछ लें बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए, और फिर अपना दिमाग लगा के खुद भी आप इसका एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं इसको यहीं वाइंड अप करूँगा। और ये जो भी मैंने वेबसाइट की लिंक्स आपको बताई हैं, जैसे ज़रोदा का अकाउंट है, और वैल्यू रिसर्च वेबसाइट है, और इकोनॉमिक टाइम्स जो है, तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इसकी वेबसाइट, इसका कॉन्टैक्टस, कैरियर्स वगैरह, और भी चीज़ें जो हैं आप मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप इसको एक्सप्लोर करिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, इसका वीडियो पसंद आता है, या जो भी काम की बातें हैं, या कुछ और भी डाउट्स आते हैं आपको, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में रहेंगी, आप जैसे भी रीच आउट करना चाहें कर सकते हैं, और कुछ डाउट आता है तो आप डेफिनेटली पूछिए। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, थैंक यू।